सुप्रभात छात्रों। आज हम आपके साहित्य सागर पुस्तक की बड़े घर की बेटी जो कि पाठ 6 है और प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने इसके पहले का वर्णन पढ़ा होगा। आज हम पेज नंबर 33 से पढ़ना शुरू करेंगे और मेरा अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तक अपने सामने रखिए जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो कि मैं कहाँ क्या वर्णन कर रही हूँ। ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी अर्थात श्रीकंठ की पत्नी जो कि बेनी माधव सिंह के पुत्र थे। उनकी बड़ी बहू थी आनंदी बेनी माधव सिंह की। वो एक बड़े अमीर घर की बेटी थी। उनके पिता एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। छोटी सी रियासत यानी छोटी सी गांव था, छोटी सी जागीर थी। उसके ताल्लुकेदार का अर्थ होता है बच्चों जमींदार से थोड़े ऊंची पदवी वाला शख्स, जिसके पास की जमींदार से थोड़े ज्यादा अधिकार होते हैं। उनके पास क्या क्या था ये देखिए। विशाल भवन, एक बड़ी हवेली थी, एक हाथी। उस समय हाथी होना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी क्योंकि उस समय भी हाथी की कीमत लाखों में होती थी। 3 कुत्ते थे बड़े बड़े। झाड़ फानूस यानी सजावटी चीजें थी। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट यानी अवैतनिक दंडाधिकारी कहते हैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को, जिसे कि अपने फैसलों के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। जैसे पहले जमींदारों को सरकार ये अधिकार देती थी कि वो अपने गांव के लोगों के फैसले करते थे। और उनके ऊपर बहुत सारी उधारी भी थी जो कि एक समृद्ध ताल्लुकेदार के लिए योग्य पदार्थ है, यानी कि उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो वो लेते थे पैसा लोगों से, वो बिल्कुल उनके स्तर के अनुकूल माना जाता था। उनका नाम था भूप सिंह। वो बड़े दिल वाले थे और काफ़ी बुद्धिमान पुरुष भी थे। उनके बेटा एक भी नहीं था। बच्चों, ये आज़ादी के पहले की कहानी है और उस समय लड़का ना होना दुर्भाग्य की निशानी मानी जाती थी, परंतु सौभाग्य से वर्तमान समय में ऐसी विचारधारा किसी की भी नहीं है। आनंदी उनकी चौथी बेटी थी। वो अपनी सारी बहनों से सुंदर और बुद्धिमान थी, इसीलिए ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत स्नेह करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। छात्रों, ये पंक्ति प्रेमचंद ने कही। उन्होंने कदाचित शब्द का उपयोग किया, आप ध्यान दीजिएगा। कदाचित का अर्थ है शायद। शायद उनका कहना था कि सुंदर संतान को माता पिता का स्नेह या प्यार ज़्यादा मिलता है, परंतु माता पिता के लिए उनकी सभी संतानें एक सी होती है और ये बात उन्हें भी पता थी, इसीलिए उन्होंने शायद शब्द का उपयोग किया है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। बड़े धर्म संकट में बड़ी दुविधा में थे कि वो कैसे करें, आनंदी की शादी कहाँ करें। वो अपने ऊपर ब्याज, अपने ऊपर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ाना चाहते थे और साथ ही साथ आनंदी को किसी ऐसे वैसे घर में भी नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझे। ऐसी ही दुविधा के समय एक बार श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी आयोजन के चंदे के पैसे लेने आए, तो भूप सिंह को उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बेटी आनंदी की शादी उनसे करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे भी थे। इस तरह श्रीकंठ और आनंदी का ब्याह हो गया। जब आनंदी अपने नए घर में आई तो उसने यहाँ का चाल ढाली कुछ और देखा, उसको रंग ढंग यहाँ के कुछ और दिखे। जिस शानो शौकत की उसको बचपन से आदत थी, उसके यहाँ कहीं नामो निशान भी नहीं था। यहाँ पे सवारी के लिए हाथी घोड़े तो क्या, कोई बहली तक नहीं थी। बहली यानी 4 बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, मतलब घूमने फिरने के लिए कोई साधन नहीं था। वो अपने साथ कई चीज़ें लाई थी। रेशमी स्लीपर लाई थी कि वो बाग बगीचों में सैर करेगी, पर यहाँ पे कहाँ थे बाग बगीचे जहाँ की वो सैर करने जाती। इस घर में खिड़कियाँ तक नहीं थी, न ज़मीन पर कुछ बिछा हुआ था। फर्श यानी पहले ज़मीन पे कालीन बिछे होते थे उनके घरों में बड़े बड़े, वो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और दीवार पर कोई सजावट की चीज़ें नहीं लगी हुई थी। वह एक सीधा साधा देहाती इंसान का घर था।
आनंदी को थोड़ा अटपटा तो लगा, परंतु थोड़े ही दिनों में उसने अपने आप को इस नए माहौल के अनुकूल बना लिया, इसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानो उसने कभी कोई शानो शौकत नहीं देखी, मानो वो शुरू से इसी तरह के माहौल में रहती आई हो। एक दिन दोपहर के समय आनंदी का देवर लाल बिहारी 2 मरी हुई चिड़िया लिए आया। उसको उनका मांस खाना था। वो अपनी भाभी से बोला, भावज यानी भाभी, गांव में भाभी को भावज भी कहते हैं। उसने बोला, जल्दी से इन्हें पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी ने खाना बना लिया था और उसका इंतजार कर रही थी। अब ये नई चीज उसे बनानी पड़ी तो वो उस नई चीज को बनाने लगी। उसने घी के बर्तन में देखा तो घी 1 पाव ही था, यानी 250 ग्राम, 250 ग्राम्स। अब वो बड़े घर की बेटी यानी बड़े अमीर घर की थी। अब उसको बचत करना तो आता नहीं था। उसने सारा घी मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। उसने बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोग ऊपर से दाल में घी डाल के खाते थे। आनंदी ने कहा कि घी तो सारा मांस में डल गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी खत्म हो गया? आनंदी ने कहा, आज तो बहुत कम था और वो सब मैंने मांस में डाल दिया। अब लाल बिहारी को बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्से में वो बेचैन था क्योंकि उसे भूख बहुत तेज लगी थी और जिस तरह गीली लकड़ी की अपेक्षा सूखी लकड़ी जल्दी जलती है, उसी तरह गुस्से में व्यक्ति ज़्यादा जल्दी अपने होश हवास खो देता है। और ऊपर से उसे भूख भी लगी थी तो उसको लगा कि ये कितनी मुजोरी कर रही है, तो गुस्से से बोला कि मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो, अर्थात तुम्हारे मायके में क्या बहुत ज्यादा घी बहाया जाता है? तो स्त्रियां मतलब महिलाएं गाली अगर कोई दे तो उसे बर्दाश्त हो जाती है, मार भी वो सह लेती है, लेकिन अपने मायके की बुराई वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आनंदी ने मुंह घुमा लिया और बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, अर्थात मेरा मायका अमीर है और हाथी अगर मर भी जाता है तो उसके हर अंग की कीमत लाखों में होती है। तो वहां तो इतना घी हमेशा हमारे नौकर चाकर खा जाते हैं। लाल बिहारी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने थाली उठाकर पटक दी और बोला कि जी चाहता है मैं तुम्हारी जीभ खींच लूं, यानी कि जिस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो उस जीभ को मेरी खींचने की इच्छा हो रही है। आनंदी का भी मुंह गुस्से से लाल हो गया और उसने बोली, वे होते तो आज तुम्हें सबक सिखा देते। अब अनपढ़ यानी लाल बिहारी पढ़ा लिखा नहीं था, साथ ही साथ वो उद्दंड भी था। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंके। खड़ाऊ यानी पहले लकड़ी का जूता जो पैर में पहनते थे उसे खड़ाऊ कहते हैं। और कहता है कि तुम जिसके ऊपर इतना घमंड कर रही हो मैं उसको भी देख लूंगा और तुमको भी, अर्थात मैं देख लूंगा कि तुम किससे क्या मेरी शिकायत करती हो और वो मुझे क्या कहते हैं। आनंदी ने अपने हाथ से खड़ाऊ रोकी, अन्यथा वो उसके सिर में लगती और उसका सिर फट जाता, पर हाथ से रोकने से उसकी उंगली में काफी चोट आ गई। गुस्से के मारे वो पत्ते की तरह कांपती हुई, जैसे हवा में पत्ता जोर जोर से हिलता उसी तरह आनंदी का बदन गुस्से से कांप रहा था। वो अपने कमरे में जाके खड़ी हो गई। हर स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उन्हें अपने पति पर अभिमान होता है। आनंदी को भी था, इसलिए वह उस समय उस अपमान को सह गई क्योंकि उसका पति घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। श्रीकंठ सिंह हर शनिवार को घर आते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी, इसलिए शुक्रवार शनिवार आनंदी अपने घर में अपने कमरे में ही बंद रही। छात्रों, यहाँ पे कोप भवन शब्द का उपयोग इसलिए किया गया कि पुराने जमाने में राजमहलों में एक कमरा अलग से बनाया जाता था जिसका नाम कोप भवन, कोप अर्थात गुस्सा, यानी गुस्से वाला कमरा था जहाँ पे रानियां गुस्सा होकर या रूठ कर जाके बैठ जाती थी, जिससे सारे लोगों को पता चल जाता था कि ये किसी बात से गुस्सा है। फिर जाके उनसे वजह पूछी जाती थी और उसका निराकरण किया जाता था। पर यहाँ पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं था, अतः आनंदी अपने कमरे में ही बंद रही। उसने कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं, सिर्फ अपने पति का इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को नियमानुसार शाम के समय श्रीकंठ घर आए और घर के बाहर बैठकर कुछ कुछ बातें लोगों से करते रहे। कुछ तो
रोज की घटनाओं से संबंधित, कुछ मुकदमों से संबंधित बातें वो करने लगे और ये सारी बातें रात को 10 बजे तक होती रही। गांव के कुछ सभ्य लोग ऐसे थे जिन्हें इन बातों में इतना रस आता था कि वह अपने खाने पीने को भी भुला बैठते थे और उनको अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़ी तकलीफ से काटे। किसी तरह खाना खाने का समय आया, पंचायत उठ गई, यानी लोग बाग वहाँ से उठ के अपने अपने घर चले गए। जैसे ही लोग गए और वहाँ पे थोड़ा सन्नाटा हुआ, लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि वो ठीक से बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य हो जाएगी। बेनी माधव सिंह अर्थात आनंदी के ससुर ने भी अपने बेटे की ओर से ही गवाही दी। उन्होंने कहा, हाँ, बहू बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं है कि वो लड़कों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे अगर अमीर घर की बेटी हैं तो हम भी तो कोई नौकर चाकर नहीं हैं। तो श्रीकंठ ने थोड़ा सा चिंतित होकर पूछा। उनको थोड़ी चिंता हुई कि पता नहीं मेरे पीछे क्या घटना हो गई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, आखिर बताओ तो। लाल बिहारी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, वो अपने आप ही मुझसे गुस्सा हो गई हैं और मैके के सामने तो वो हम लोगों को कोई कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खाना खा के आनंदी के पास गए। वो एकदम गुस्से में भरी बैठी थी और इधर श्रीकंठ ने भी ये सारा कांड सुन लिया था, इसीलिए उनका भी गुस्सा थोड़ा तेज ही था। आनंदी ने पूछा, क्या बात है, आप खुश तो हैं? तो श्रीकंठ ने कहा, हाँ, मेरा मन बहुत खुश है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या मचा रखा है? तुमने इस तरह से लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। तो आनंदी को गुस्सा आ गया, उसका एकदम से बेहद तेज गुस्सा है। उसने कहा कि जिसने तुमसे ये आग लगाई, मतलब जिसने तुम्हारे मन में ऐसे विचार भरे हैं, अगर मैं उसे पाऊँ तो मुंह झुलस दूँ, अर्थात मैं उसका मुंह जला दूँ अगर उसको वो सामने आ जाए तो श्रीकंठ ने बोला कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जो सही बात है वो तो मुझे बताओ। तो आनंदी ने कहा कि मैं क्या कहूँ, ये मेरी किस्मत का ही तो खेल है, नहीं तो एक गंवार छोकरा है ने, एक अनपढ़ गंवार लड़का जिसको कि चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं, मतलब जिसका जो चपरासीगिरी करने के भी लायक नहीं है, मेरे को खड़ाऊ से यूं मारता और इस तरह से अकड़ के बातें करता। तो श्रीकंठ ने कहा कि सारी बातें कहो तो मुझे पता हो, नहीं तो मेरे को तो कोई भी बात नहीं मालूम है। आनंदी ने बताया कि परसों लाल बिहारी ने उसे मांस पकाने के लिए कहा था और घी के बर्तन में ज़्यादा घी नहीं था तो उसने सारा मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा और दाल में घी मांगा तो उसके लिए नहीं था। इसी बात पर वो आनंदी के मैके को बुरा भला कहने लगा, अर्थात उसकी निंदा करने लगा। तो आनंदी ने कहा कि मैंने भी कहा कि वहाँ तो इतना घी हमारे नौकर चाकर खा जाते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता। तो बस उतनी सी बात पर लाल बिहारी को गुस्सा आया। उसने खड़ाऊ फेंक कर आनंदी को मारी और अगर वो हाथ से रोक नहीं लेती तो उसका सर फट जाता। और आनंदी श्रीकंठ से कहती कि लाल बिहारी से पूछ लो कि मैंने ये सब सही कहा है या झूठ। श्रीकंठ को गुस्से के मारे उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा कि उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा काम किया। आनंदी अपने प्रकृति के अनुसार रोने लगी और आंसू तो उसके पलकों पर रहते थे। श्रीकंठ बड़े शांत पुरुष थे, उनको सब्र, उनको बर्दाश्त की ताकत भी बहुत थी, पर उस दिन उन्हें बहुत गुस्सा आया। लेकिन जिस तरह से आग में घी डालने से आग भड़कती है, उसी तरह स्त्रियों के आंसू पुरुषों के गुस्से को और भड़काते हैं। श्रीकांत को भी बहुत तेज गुस्सा आया। वो रात भर सो नहीं पाए और इधर से उधर करवट लेते रहे। उनकी चिंता के कारण पलके ही नहीं झपके, अर्थात उनको नींद ही नहीं आई। वो सुबह सुबह अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मैं नहीं रह सकूंगा, अब मैं यहाँ नहीं निभा सकूंगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण, यानी जिन लोगों ने भी इस तरह की बातें गांव में कही थी, श्रीकांत सिंह ने कितनी बार अपने उन दोस्तों को फटकारा था, परंतु आज उनकी बदकिस्मती थी कि उनको खुद ही वो बातें अपने मुंह से अपने पिता से कहनी पड़ी थी और लग रहा था उन्हें कि दूसरों को कहना कितना सरल है और जब खुद पे बीतती है तो कितना कठिन हो जाता है।
बेनी माधव सिंह घबरा गए कि घर का बड़ा लड़का और ऐसे कह रहा है। वो बोले क्यों? श्रीकंठ बोले इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। आपके घर में अब अन्याय हो रहा है औरतों के साथ। जिनको बड़ों का आदर करना चाहिए वे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर मैं रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे मेरी पत्नी को खड़ाऊ से मारा जाता है। अगर कोई जोर से उसे कुछ कह दे तो कोई फिक्र की बात नहीं है, और थोड़ा सा आपस में बहस भी हो जाए तो भी वो बर्दाश्त के काबिल है, किंतु ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि उसको कोई मारे और मैं कुछ न कहूँ। बेनी माधव सिंह अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई जवाब नहीं दे पाए। वो श्रीकंठ सिंह हमेशा उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनको ऐसे गुस्से में देखकर वो बड़े हैरान रह गए और धीरे से केवल इतना बोले कि बेटा तुम इतने होशियार हो और इस तरह की बातें करते हो। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियों की बात सुनता है उनके घर का नाश हो जाता है और वो घर कभी भी पनप नहीं पाता है। उनको बहुत लाड़ प्यार करना अच्छी बात नहीं है। उनको इस तरह तुम सिर मत चढ़ाओ, उनकी बातें मत सुनो। छात्रों, बाकी बची हुई कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।